बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम एनसीईआरटी के कुछ हिस्से को लेंगे, जहाँ पर उसमें अपने भारी भरकम भाषा का उपयोग करते हुए, हार्ड इंग्लिश और साइंस दोनों का उपयोग करते हुए कुछ चीज़ें लिखी हैं जिनको समझने में बच्चे को दिक्कत होती है, उनको हम लोग टारगेट करेंगे। एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 पर कुछ जनरल डिस्कशन एनसीईआरटी ने दिया है। क्या समझाना चाहता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से पहचानना है सब इंपॉर्टेंट। खूब एनसीईआरटी से भर के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो एक एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। कहता है कि वी हैव लर्नड टिल नाउ इज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीट अ सिंपल बैक्टीरिया और अ प्रोटोजोन और अ प्लांट और एनिमल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिल्कुल हमने कहा था ना, अब तक यही पहचाना, हजारों प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर लिखी जाती है किस प्रकार से। कहता है जैसे मोल्स पर सेल, प्रत्येक सेल में उसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, या मोल्स पर लीटर एटसेट्रा, प्रत्येक सेल में मोल्स या पर लीटर में कितने मोल्स। फिर कहता है कि यह कंसंट्रेशन बदलती रह सकती है, जरूरत के हिसाब से कंपाउंड में का यूज हो सकता है, कंपाउंड नया बन सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कंपाउंड बना और बस वही है, उसका कुछ नहीं हो रहा, वो आ भी रहा है, नए रास्ते से बन भी रहा है और उसका उपयोग भी हो रहा है। इसको क्या बोलता है एनसीईआरटी? इसको एनसीईआरटी बोलता है टर्न ओवर। टर्न ओवर होने का मतलब ये नहीं कंपाउंड को पलट दिया, कार टर्न ओवर हो गई मतलब कार पलट गई। टर्न ओवर का मीनिंग बताया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज एवर मेड। देखो पॉइंट बहुत सिंपल है, लेकिन उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी बोल रहा है एनसीईआरटी, तो बिना वजह नहीं बोल रहा है, वो उसकी बात पे ध्यान देना है। Was the observation that all these biomolecules have a turnover। इन सभी बायोमोलिक्यूल्स का क्या होता है? टर्नओवर होता है, मतलब बनता बिगड़ता रहता है। टर्नओवर का मतलब है कि दो चीजें चल रही हैं, नया बना और जो पुराना उसका मटेरियल है वो यूज हो गया, इसको कह रहा है टर्न ओवर। दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल, मतलब उसको उपयोग करके कुछ और बायोमोलिक्यूल बना दिया, एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल, और किसी अन्य बायोमोलिक्यूल से भी वो नए बन गए, उपयोग भी हो रहे हैं और नए बन भी रहे, ऐसा कह रहा है। उसी को क्या बोल रहा है वो? टर्नओवर। और इस पूरे प्रोसेस को मिलाकर क्या कहता है? मेटाबॉलिज्म। ये जो बनने बिगाड़ने का पूरा प्रक्रिया चल रही है, यही क्या है? सेल्स के अंदर चलता हुआ मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में दो चीजें चल रही हैं, बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। बनाने वाले हिस्से को, सिंथेसिस को, अगले ही पेज पर आएगा, क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक, और तोड़ने वाले को बोलेंगे कैटाबॉलिक। दोनों मिलाकर हो जाएगा क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब मेटाबॉलिज्म। दोबारा आएगा, इसका नाम लिख के भी समझाऊंगा। Each of the metabolic reactions result in transformation of biomolecules। अल्टीमेटली मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या हो रहा है? बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब ऐसे बॉडी में हजारों रिएक्शन चल रहे हैं, उसमें से कुछ एक दो के ऐसे ही एग्जांपल दे दिए एनसीईआरटी ने। फ्यू एग्जांपल्स: मेटाबॉलिक रिएक्शंस, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड्स मेकिंग एन अमाइनो एसिड इनटू अमाइन। अगर CO2 निकाल दिया तो वो कार्बोक्सिल वाला ग्रुप जाएगा, कार्बोक्सिल वाला ग्रुप जाएगा तो ये अमाइनो एसिड से एसिड वाला ग्रुप चला गया, इसका क्या बन गया? ये अमाइन बचा। पूरा डिटेल अमाइनो एसिड का बता रखा आपको पहले। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड बेस, न्यूक्लियोटाइड बेस में से अगर अमाइनो ग्रुप निकाल दे, या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन ए डाइसैकेराइड, पूरा डिटेल डाइसैकेराइड का पढ़ चुके हो आप। तो अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तोड़ देगा तो शुगर टूट के छोटे कंपाउंड में बढ़ जाएगी। वी कैन लिस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ये तो ऐसे ही कहने के लिए, ऐसे टेंस थाउजेंड्स रिएक्शंस हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बॉडी के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर इन आइसोलेशन। ये रिएक्शंस आइसोलेशन में नहीं हो रहे हैं, बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू
सम अदर रिएक्शंस, ये दूसरे रिएक्शन से जुड़े हुए हैं। क्या कहता है एनसीईआरटी? ये समझाता है कि जैसे सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, तो सड़क दुनिया में एक अकेली सड़क थोड़ी है, वो कहीं ना कहीं दूसरी सड़कों से जुड़ी हुई है। कुछ वाहन उस सड़क पर नए एंटर हो रहे हैं, कुछ उस सड़क को छोड़कर दूसरी सड़कों पे जा रहे हैं, कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी सड़कों के इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, कहीं से वाहन मिक्स हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार से है जैसे सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, मल्टीपल साइड से लोग आ रहे और जा रहे हैं, इसी प्रकार से नए कंपाउंड की एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रहा है। In other words, metabolites are converted into each other in a series of linked reactions called metabolic pathways. इन्हीं को क्या बोलेंगे? metabolic pathways बोलेंगे। नीचे क्या कहता है वो देखेंगे। These metabolic pathways are similar to automobile traffic in a city. इन्हीं ऑटोमोबाइल पाथवेज को क्या बोलता है कि ये एक सिटी के अंदर ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के जैसे हैं। These pathways are either linear और circular, मतलब सड़क को आप सीधी बना दो, घुमा के बना दो, आपस में कहीं कहीं पर ये जुड़े हुए भी हैं। जंक्शंस हैं, ट्रैफिक जंक्शंस हैं इनके, जहां पर ये जुड़े हुए हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज हैव ए डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन, इनके मूवमेंट का एक डेफिनेट रेट ऑफ डायरेक्शन है, रेट है और डायरेक्शन है, जैसे कि ऑटोमोबाइल ट्रैफिक का है। दिस मेटाबॉलिक फ्लो is called the dynamic state of body constituents. Dynamic state, सड़क पर ट्रैफिक रुका हुआ है या चल रहा है? चल रहा है, लेकिन फिर भी लगातार कुछ ट्रैफिक बना हुआ है, इसको बोलते हैं डायनेमिक स्टेट, मतलब मूवमेंट हो रही है। तो बॉडी के अंदर नए कंपाउंड बन रहे हैं, पुराने कंपाउंड तोड़े जा रहे हैं, इसी को एनसीईआरटी क्या कहता है? डायनेमिक स्टेट, मतलब इसके अंदर कॉन्स्टेंटली फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन चल रहा है। तो इस फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन के कारण ही एनसीईआरटी ने जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड यूज किया है डायनेमिक स्टेट का। तो जब एनसीईआरटी कहता है कि डायनेमिक स्टेट है, तो वो क्या कहना चाह रहा है? वही पुराने वर्ड से आ रहा है, वो कहना चाह रहा है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन लगातार चल रहा है। हाँ, इस पर थोड़ा स्लो लिखा जाता है एनसीईआरटी पर। फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन लगातार चल रहा है, इसी को एनसीईआरटी क्या कह रहा है? डायनेमिक स्टेट बोल रहा है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट इंटरलिंक्ड मेटाबोलाइट्स ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ एंड विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप, मतलब सिस्टम इसको मैनेज कर कर चल रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं कंपाउंड में, झगड़ा नहीं हो रहा है बीच में, तूने टक्कर मार दी, तूने टक्कर मार दी, आओ तुझे ठीक करते हैं, ये सब नहीं चल रहा है वहां पर। ये कब होता है? जब कोई डिजीज हो जाए, कोई कंपाउंड एक ही बढ़ता चला गया, अदरवाइज हेल्दी कंडीशन है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। Another feature of these metabolic reactions is that every chemical reaction is catalyzed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, कोई ना कोई एंजाइम है जो उस रिएक्शन को चलाने में हेल्प कर रहा है, कैटलाइज्ड रिएक्शन है, एंजाइम के बिना रिएक्शन नहीं चल रहा है। देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम के अंदर कोई अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं है। कहता है वो जो सिंपल पानी में CO2 घुल सकती है, हमारे चारों तरफ भी घुलती है, आप खुला पानी रख देंगे उसमें एनवायरमेंट से CO2 अपने आप मिक्स हो जाएगी, लेकिन नेचर में जब ये हो रहा है ओपन नेचर में तो वो बिना एंजाइम के हो सकता है, पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब हो रहा है तब वहां पर उसमें भी एंजाइम इन्वॉल्व है जो इस रिएक्शन को चलाता है। जैसे कहता है इवन CO2 डिसॉल्विंग इन वाटर, फिजिकल प्रोसेस है, कैटलाइज्ड इन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम में ये कैटलाइज्ड होगा। लिविंग सिस्टम में इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज,
इस रिएक्शन के लिए एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। लिविंग सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन कैटालाइज्ड रिएक्शन है। द कैटलिस्ट विच हैस्टन, फिर अंग्रेजी, महान अंग्रेजी आ गई। किसी चीज को हैस्टन करने का मतलब होता है मेक्स फास्ट, और खुद फास्ट नहीं चलता एनसीईआरटी। हाँ, हो गया। टू हैस्टन द रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन, जो इन मेटाबॉलिक कन्वर्जन के रेट को बढ़ाएंगे, हैस्टन करेंगे, फास्ट करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। तो इस पूरे पेज की जो कोर पॉइंट आ गया इन 2 पेज पर, इस पे एक पेज पर, वो क्या है? रिएक्शन चल रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, डायनेमिक स्टेट बनी हुई है, आना जाना क्या कहलाता है? टर्नओवर कहलाता है। ये सब रिएक्शन टोटल मिलकर मेटाबॉलिज्म है। इस मेटाबॉलिज्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स, दे आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। ये कहानी आ गई एनसीईआरटी के इस पेज की। फिर एनसीईआरटी का अगला पेज यहां पर क्या पॉइंट लेता है? मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ये मैंने कहा था ना, 2 टर्म आएंगे एनसीईआरटी के, एक एनाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक। जो एनाबॉलिक पाथवे है, क्या चीज एनाबॉलिक पाथवे है? एनाबॉलिक पाथवे है सिंथेसिस, छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बड़े कंपाउंड बनाना, वो क्या कहलाता है? एनाबॉलिक पाथवे कहलाता है। हाँ, इसने पहला ऐसा गड़बड़ कर दिया है, लेकिन मिटेगा नहीं इसमें से। ये सिंथेसिस है, छोटे कंपाउंड को जोड़कर बड़े कंपाउंड बनाना एनाबॉलिक, उसका उल्टा ब्रेकडाउन करना कैटाबॉलिक है। द लेटर कॉन्स्टिट्यूट्स डिग्रेडेशन, मतलब इसमें क्या आएगा? डिग्रेडेशन आएगा। तो ये क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। स्लो हाथ चलाओ तो ये समझता है, तेज चला दो तो ये समझना बंद कर देता है। ये ब्रेकडाउन हो गया। इसका मतलब ये सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? ये दोनों मिलकर कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। ये दोनों मिलकर कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। फिर आगे एनसीईआरटी क्या कहता है? असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़कर प्रोटीन बनाना, पॉलीमर बनाना, सब पढ़ चुके हो आप पहले। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बड़ा कंपाउंड बना रहे हो आप, उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, इनपुट होगा एनर्जी का। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवेज लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। जैसे ग्लूकोज को डिग्रेड करके आपने लैक्टिक एसिड बनाया मसल्स में, उससे एनर्जी रिलीज होगी, या फिर ग्लूकोज से द मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर्स इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। यहां पर जब कहता है ये द मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए पायरुविक एसिड। ये गलत प्रिंट है। हाँ, मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूं इसको। ये होना चाहिए पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का। आपके सिलेबस में है डिटेल पूरा, ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाथवे आएगा। ग्लूकोज को तोड़ तोड़कर पायरुविक एसिड बनाने का पाथवे क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। लैक्टिक एसिड तो और आगे जाकर बनता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव लर्न्ड टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन। और इस एनर्जी को ट्रैप करके लिविंग सिस्टम क्या बनाएगा? उससे एटीपी बनाएगा। और पहले भी कह चुका हूं, एटीपी क्या है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। एटीपी है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कंपाउंड तोड़ा और ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के एनर्जी उसमें से रिलीज करके किसके रूप में स्टोर कर ली? एटीपी। लेकिन सीमित अमाउंट स्टोर होता है एटीपी का, ज्यादा नहीं, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। और ये एटीपी
बॉडी में काम आएंगे अलग अलग फंक्शंस के लिए। ये एक्सप्लेनेशन यहां पर एनसीईआरटी ने दिया। फिर नीचे जाकर एक और इंपॉर्टेंट टर्म एनसीईआरटी ने यूज किया है, वो और बताना चाहूंगा। लिविंग स्टेट में यहां पर और कोई ऐसा ज्यादा नया पॉइंट नहीं है। लिविंग स्टेट में एक तो ये रट्टा मारने वाला पॉइंट है, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर, उसके बारे में वो रट्टा मारने का पॉइंट। ये यहां पर ग्लूकोज इन ए नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इज 4.5 to 5 मिलीमोल। ये कंसंट्रेशन याद रख सकते हैं, क्या पता एनसीईआरटी की लाइन से उठ के सीधे कहीं से सवाल आ जाए। फिर उसके बाद यहां जो बच्चे का मेन डाउट होता है वो होता है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। थोड़ी देर पहले वर्ड आता ना डायनेमिक, अब यहां ये और भारी अंग्रेजी ले आया, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। तो बच्चा कहता है मतलब क्या हुआ बेटा? स्टेडी स्टेट का मीनिंग है जैसा है लगभग वैसा बना हुआ है, मतलब बॉडी जैसी थी आज भी लगभग कल वैसी बनी हुई है। लेकिन क्या इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स का आना और जाना चल रहा है? यस, इसीलिए क्या कहता है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन एक जगह रुक गए हैं। इसको मैं अगर सिंपल छोटे वर्ड में लेकर आऊं तो मैं इसको बोलूंगा कि ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ, मीनिंग में बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं डायनेमिक इक्विलिब्रियम से। आप अगर एक रूम में बैठे हैं तो इस रूम का दरवाजा अगर खुला है तो बाहर की एयर और रूम की एयर के बीच में एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है कि पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। कुछ गैसियस पार्टिकल्स, कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स बाहर जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, पर क्योंकि दोनों के बीच में प्रेशर बराबर है तो इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इट मींस इज देयर एन इक्विलिब्रियम? यस। क्या उस इक्विलिब्रियम का यह अर्थ है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बिल्कुल रुक गया है? नो। आपके चारों तरफ लगभग एयर का जो प्रेशर था अभी भी वही है, आधे घंटे पहले भी वही था, अभी भी वही है। लेकिन फिर भी क्या उसमें डायनेमिज्म है, मूवमेंट हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का आना जाना लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। इसी को क्या बोल रहे हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब आगे और देखो कितना बढ़िया पॉइंट लेता है। ये कहता है टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, काम हो, मैं चला फिरा, मैंने एनर्जी खर्च की तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? भोजन चाहिए। रोज यही चलता रहता है, आप खर्च करोगे तो बॉडी को एनर्जी सप्लाई करोगे, सप्लाई नहीं है तो खर्च भी रुक जाएगा, एक लिमिट के बाद काम होना बंद हो जाएगा। इसको कैसे कहता है ये? लिविंग प्रोसेस इन ए कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। देखो कितनी बढ़िया अंग्रेजी है, टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम तो अच्छा है, इक्विलिब्रियम आ गया तो अच्छा नहीं है। किस लिए अच्छा नहीं है? अरे ये तो डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ये तो प्रोसेस बंद हो गया, अंदर का मेटाबॉलिज्म बंद हो गया, जो जैसा था उस परिस्थिति में फिक्स हो गया। उसी को कह रहा है इक्विलिब्रियम आने से रोकना है। कैसे रुकेगा? दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। एनर्जी देते रहोगे तब तो लिविंग सिस्टम अपने वर्क करता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम नहीं आए, खाली इक्विलिब्रियम नहीं आए, डायनेमिक स्टेट मेंटेन रहे, इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी इनपुट चाहिए। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अभी कहा था ना एटीपी बनेंगे ग्लूकोज को तोड़कर, तो उससे ये एनर्जी इनपुट मिलता रहेगा। हैंस द लिविंग सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। तो लिविंग सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म मैं पहले भी कह चुका हूं, लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में भी आता है कि बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग सिस्टम को मेंटेन करना संभव ही नहीं है। ये रिएक्शन चलेंगे तभी लिविंग सिस्टम मेंटेन होगा। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई लिविंग स्टेट होना पॉसिबल ही नहीं है। ये एनसीईआरटी ने स्टोरी सुनाई, पूरे का मीनिंग बताया मैंने, सब इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। ये एनसीईआरटी की स्टोरी आ गई हमारे पास यहाँ पर। इस स्टोरी में सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए।
इसके बाद डिस्कशन आता है हमारा एंजाइम्स का, जिसके लिए हम अपने मेथड की जो थ्योरी है उस पर वापस आएंगे, क्योंकि हमने एनसीईआरटी की जो भारी भरकम अंग्रेजी वाले पॉइंट थे वो एनसीईआरटी की लाइंस पर ही समझाए हैं। फिर इसके बाद ये हमारा यहां पर डिस्कशन आ गया एंजाइम्स का। एंजाइम्स के डिस्कशन में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं कि एंजाइम्स हैं क्या, थोड़ा आइडिया आपके पास होगा। मैं इसको कैसे कहता हूं, एनसीईआरटी के भी पॉइंट लूंगा, उससे एक्स्ट्रा भी कुछ थोड़ी बोड़ी जो हमारी आवश्यकता की, जैसे मैं कहता हूं कहानी रहेगी उसमें जुड़ी हुई। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। मीनिंग लिखा मैंने तुरंत, बायो मतलब लिविंग सिस्टम, कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को फास्ट करे। तो लिविंग सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा वही क्या कहलाएगा, बायोकैटलिस्ट कहलाएगा। दोज इंक्रीज रिएक्शन रेट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, वही क्या है, एंजाइम्स है। फिर बायो की बात आई तो तुरंत इससे सवाल आएगा, ये एंजाइम बने कहां, लिविंग सिस्टम के अंदर, सिंथेसाइज्ड इनसाइड सेल्स। केवल सेल, लिविंग सिस्टम ही सेल एंजाइम बना सकता है। लेकिन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या एंजाइम सेल के बाहर भी काम कर सकता है? यस, दे आर फंक्शनल इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड सेल्स। आप सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल पीएच दे दो, सेल के बाहर भी काम कर देगा, बिल्कुल करेगा। नेचर में डिकम्पोजिशन हो रहा है, सैप्रोफाइट क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करके गले सड़े भोजन को वहीं सड़ा डिकम्पोज करके वहीं से उसको ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या हो रहा है, वो डाइजेशन बाहर ही तो हो रहा है ना बॉडी के। बैक्टीरिया खाना खा के थोड़ी डाइजेस्ट करता है हमारी तरह, बैक्टीरिया तो बाहर ही, जो भी सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है एंजाइम बाहर रिलीज करेगा, बाहर ही डाइजेशन होगा। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा एंजाइम एक्शन से तब उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या सेल के बाहर भी एंजाइम फंक्शनल है? यस, they are synthesized inside cell but they are functional inside as well as outside cell. तो critical point, biocatalyst synthesized inside cell, functional synthesized as well as outside cells. एंजाइम की जानकारी सब एक एक पॉइंट सटीक कनेक्ट होते हुए चलेगा। यहीं से कनेक्शन आगे बढ़ते हुए थोड़े हिस्टोरिकल पॉइंट आए। ये रट्टे वाले पॉइंट होते हैं बट इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ वो कौन सा था? दैट वाज जाइमेज। फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड वाज जाइमेज। किसने डिस्कवर किया? बकनर। बकनर, हाँ जी, साइंटिस्ट है नाम का, थोड़ा ऐसा अड़ा तिरछा नाम है। कई बार तो बच्चे गच्चा खा जाते हैं, उनको लगता है बकनर क्या है, साइंटिस्ट है। सो बकनर ने पहला एंजाइम डिस्कवर किया और उस एंजाइम का नाम जाइमेज। इन मॉलिक्यूल्स को एंजाइम कहते हैं। ये नाम एंजाइम किसने दिया? कुने। कुने, हाँ कुने, नाम ऐसे ही है सब, बकनर, कुने, अभी तो और आएगा। पहला एंजाइम जो क्रिस्टल के रूप में आइसोलेट किया गया, क्रिस्टल के रूप में आइसोलेट किया गया, वो कौन सा? यूरिएज। किसने किया? समनर ने। हाँ जी, तीन नाम आए, तीनों आड़े तिरछे, बकनर, कोने, समनर। बकनर, कोने, समनर। तो ये बकनर, कोने, समनर तीन नाम है एंजाइम से रिलेटेड। फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड जाइमेज बाय बकनर, टर्म एंजाइम गिवन बाय कोने। फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल यूरिएज बाय समनर। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट हो गया, एज इट इज रट्टा लगाने वाले। फिर इसके बाद एनसीईआरटी से कनेक्ट होते हुए पॉइंट आते हैं कि आखिर जिसको हम एंजाइम कह रहे हैं, जो रिएक्शन के रेट को फास्ट करने की बात हम कर रहे हैं, कैटालाइज करने की बात हम कर रहे हैं, ये किस मटेरियल का बना है, किस चीज का बना हुआ है एंजाइम? एनसीईआरटी कहता है कि ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन कुछ एंजाइम बने होते हैं किसके? एनसीईआरटी की लैंग्वेज है न्यूक्लिक एसिड। मैंने उसको क्लियर करके लिखा। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। डीएनए कभी नहीं है। डीएनए कभी भी कोई एंजाइमेटिक वर्क नहीं करता है। तो खाली न्यूक्लिक एसिड नहीं लिखा मैंने, क्योंकि बच्चे को वहां से कंफ्यूजन आता कि एनसीईआरटी ने लिख के छोड़ दिया जी न्यूक्लिक एसिड, तो बच्चा सोचता जी कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है ना।
न्यूक्लिक एसिड में से कौन सा न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंजाइम के रूप में काम कर सकता है? लेकिन ऐसे बहुत कम एग्जांपल हैं, ज्यादातर कौन है? प्रोटीन। अगर आरएनए एंजाइम के रूप में काम करे तो यह कहलाता राइबोजाइम। राइबो वर्ड कहां से आया? राइबो न्यूक्लिक एसिड से। जाइम वर्ड कहां से आया? एंजाइम से। जोड़ के बना दिया राइबोजाइम। मीनिंग भी लिखा, फिर दोबारा मीनिंग लिखा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम इज कॉल्ड राइबोजाइम। अगर आरएनए का कोई मॉलिक्यूल, दुनिया के सारे आरएनए नहीं, हमने दिमाग में ऐसा कचरा नहीं भरना है। सर आपने कहा था आरएनए एक्टिंग एज एंजाइम, ओ भाई सारे आरएनए नहीं है, केवल उन आरएनए की कुछ मॉलिक्यूल होते हैं कहीं कहीं पर जो एंजाइम की तरह कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? राइबोजाइम कहलाते हैं। अब फिर हिस्टोरिकल पॉइंट, पहला राइबोजाइम जो डिस्कवर हुआ वो L19 आरएनएज, जिसको टी शैक ने डिस्कवर किया। बहुत टेट्राहाइमिना में बहुत कम चांस है इतनी कहानी पूछने के, क्योंकि आप पेपर देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, अभी करंट का भी 2020 का भी आप पैटर्न देखेंगे, नीट 2020 का भी, तो आपको मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले जो 3 दिन पहले एग्जाम हुआ उसमें भी आपको ये पैटर्न मिलेगा कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, इतने बाहर की हिस्टोरिकल फैक्ट। फिर भी ये आपको बहुत सेव करने के लिए एक सीमित थ्योरी दी है। L19 आरएनएज डिस्कवर्ड बाय टी शैक इन टेट्राहाइमिना। आपके काम के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कहाँ हैं वो बताता हूँ। अदर राइबोजाइम के एग्जाम्पल दिए, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइबोन्यूक्लियस पी एक और मॉलिक्यूल है आरएनए का जो राइबोजाइम की कैटेगरी में आता है, और आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है आपके सिलेबस में ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। अभी पहले भी नाम लिया था इसका, जब आरएनए पढ़ा रहा था, राइबोसोमल आरएनए पढ़ा रहा था, तो इनका डिटेल बताया था दोनों का। प्रोकैरियोट में 23S राइबोसोमल आरएनए, यूकैरियोट में 28S राइबोसोमल आरएनए। दे एक्ट एज एंजाइम। कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की बड़ी सब यूनिट में ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम है पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, और जो एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बनाए वही क्या कहलाता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। क्या काम बताया मैंने, बार बार रिपीट कर चुका हूं, फिर लिख देता हूं। इसका काम है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इस एंजाइम का काम है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। किसके बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड? कुकुर मुत्ते के, एमाइनो एसिड के। पूरी कहानी खुद याद होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि मैंने लिख दिया पेप्टाइड बॉन्ड तो आप अपने दिमाग में सवाल चला रहे हैं। अरे सर आधी अधूरी कहानी बताइए, कहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? ओ भाई पहले पूरी स्टोरी सुना चुका हूं। एमाइनो एसिड को जोड़ने में क्या पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। फिर मैं एनसीईआरटी के जैसे पॉइंट पर आ गया। कहता है कि क्योंकि अब देखो, अब जो बाकी डिटेल डिस्कशन चलेगा ना वो प्रोटीन के रेफरेंस में चलेगा। वो एक्सेप्शन था आरएनए वाला, वो आ गया, वो खत्म होगी कहानी। प्रोटीन के बने हुए होते हैं ज्यादातर एंजाइम, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगा उसके अंदर, सेकेंडरी भी होगा। प्राइमरी मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकेंडरी मतलब अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, और इसको फर्दर फोल्ड कर दिया था तो क्या बनाया था हमने? टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाया था। ये सब कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। आपसे पूछेगा ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम के रूप में काम करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए? टर्शियरी स्ट्रक्चर चाहिए जी, प्राइमरी सेकेंडरी से नहीं हो पाएगा। जब एंजाइम के बजाय जब पीछे प्रोटीन पढ़ा रहा था तब भी एक बोला था, आज भी इसका उतना ही महत्व है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एबल टू एक्ट एज एंजाइम। इसी को कहते हैं फंक्शनल फॉर्म है। एंजाइम के रूप में फंक्शन करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए? टर्शियरी। आगे क्वाटरनरी भी बन सकता है, पर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए टर्शियरी। क्यों चाहिए? एनसीईआरटी कहता है, समझाऊंगा, ध्यान से देखना, पुराना पॉइंट यूज करूंगा। बिना किसी फोल्डिंग के पॉलीपेप्टाइड चेन प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें फोल्डिंग कर दी, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स बना दिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कह रहा है ये ना ये एंजाइम के रूप में काम कर पाएगा ना ये कर पाएगा, टर्शियरी कर पाएगा।
इसको फोल्ड करके टर्शियरी बनाता हूं, आपके सामने पहले भी बनाया था, ध्यान से देखेंगे, और फिर एनसीईआरटी के पॉइंट से इसको कनेक्ट करूंगा। हाँ, इसको हटाऊंगा यहां से, इसी जगह का उपयोग करूंगा। ये तो हटा दिया। अब इसी को उपयोग करके क्या बना रहा हूं मैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ध्यान से देखना, बनते हुए देखना है। कुछ हिस्सा अल्फा हेलिक्स, कुछ हिस्सा बीटा शीट, कुछ हिस्सा फिर से अल्फा हेलिक्स, ये बन गया। अब कहता है ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया, ये एंजाइम के रूप में काम कर पाएगा, ये फंक्शनल फॉर्म है। इस रूप में काम कर पाएगा। कारण देता है इसका कि क्यों कर पाएगा। ये जो गड्ढा बना है यहां पर, ये गड्ढा, ये पूरा गड्ढा जो बना है, इतना ये गड्ढा बना है, देखो इतना गड्ढा ही आपको देखने के लिए बना है। ये गड्ढा बना है यहां पर, ये हटा दिया, देखो ध्यान से देखना, ये गड्ढा बना हुआ है यहां पर। इस गड्ढे में आकर सबस्ट्रेट जुड़ सकता है। इसको एनसीईआरटी क्या कहता है, ऐसी पोजीशंस को एनसीईआरटी क्या बोलता है, ये क्रीवाइसिस हैं, गड्ढे हैं, जो एक्टिव साइट के रूप में काम करने के लिए, क्रीवाइसिस और पॉकेट्स की क्षमता रखते हैं। ये एक्टिव साइट्स के रूप में काम करने की क्षमता रखते हैं। एक्टिव साइट वो स्थान है जहां आकर रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जुड़ेगा। जब पॉलीपेप्टाइड चेन सीधा था, उसमें रिएक्टेंट के फिट होने की कोई जगह ही नहीं थी। अल्फा हेलिक्स बीटा शीट में भी इस प्रकार का स्थान नहीं था। जब टर्शियरी स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ये फोल्डिंग आ गई, तब उसमें ऐसा गड्ढा बना जहां कोई रिएक्टेंट फिट हो सकता है। इस गड्ढे में आप देखो, आप रिएक्टेंट फिट कर सकते हो। जैसे सपोज ये रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, तो क्या ये रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट यहां फिट हो सकता है? यस, ये यहां फिट हो सकता है गड्ढे में। तो जब ये गड्ढे में फिट हो गया, तो ये जो पॉकेट है, गड्ढा है, इसी पॉकेट के अंदर ये फिट हुआ है। तो ये रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट यहां जाकर इस पॉकेट के अंदर फिट हो गया। तो ये क्रीवाइस, ये पॉकेट कहां अवेलेबल है? टर्शियरी स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये क्रीवाइसिस, ये गड्ढे, ये पॉकेट्स अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए इस रूप में काम करेगा। फिर इसी से रिलेटेड पॉइंट आता है, शेप एंजाइम की ज्यादातर किस रूप में होती है? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर होता है बॉल लाइक, ग्लोबुलर होता है बॉल लाइक। आप देख लो, पहले स्ट्रेट थ्रेड जैसा था, फिर हेलिक्स बनाया, बीटा शीट बनाई, और अब इसको क्या बना दिया? ये फोल्ड करके बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये इसका ग्लोबुलर फॉर्म आ गया। यहां पर जो स्ट्रक्चर है, ये ग्लोबुलर फॉर्म आ गया इसका। फिर इसके बाद यहां पर जो अगली प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी आती है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर and pH and pressure because these factors affect enzyme structure and thus function। हमने कहा था ना, जब कोई प्रॉपर शेप होगी, स्ट्रक्चर होगा, तब एंजाइम काम करेगा। अगर किसी फैक्टर ने ये शेप डिस्टर्ब कर दी, तो फिर एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी कहता है कि ये टेम्परेचर से, पीएच से, प्रेशर से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर ऐसे हैं जो एंजाइम की शेप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और अगर शेप डिस्टर्ब हुई तो फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन नेचर में कुछ एंजाइम ऐसे पाए जाते हैं जो थर्मोस्टेबल हैं। ये किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? जो ऑर्गेनिज्म प्राकृतिक रूप से हाई टेम्परेचर कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में और थर्मल वेंट्स में। थर्मल वेंट भी हाई टेम्परेचर के हैबिटेट होते हैं। इनमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से एडाप्टेड है। अरे ऑर्गेनिज्म तब तो जिंदा रहेगा जब मेटाबॉलिज्म चलेगा, और मेटाबॉलिज्म कौन चला रहा है? एंजाइम। और अगर 80-90 डिग्री पर भी
मेटाबॉलिज्म को एंजाइम चला पा रहे हैं, तो ये एंजाइम कैसे हैं? थर्मोस्टेबल एंजाइम है। इसका एक एग्जांपल दिया है जो आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मोस्टेबल एंजाइम में, टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर के माइक्रोब से ही हम प्राप्त करते हैं। ये एंजाइम का रोल क्या है ऑर्गेनिज्म के अंदर? ये प्ले करता है रोल डीएनए के सिंथेसिस में, डीएनए के रेप्लिकेशन में, नया डीएनए बनाने के प्रोसेस में ये एंजाइम वर्क करता है। ये एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज हैं आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर का आगे भी डिटेल आएगा, डिटेल भी है, ग्राफ से भी समझाया जाएगा। अभी बेसिक थ्योरी डिस्कशन में आई है टेम्परेचर और पीएच के बारे में। एंजाइम्स के बारे में जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आती है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्टिविटी। एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी में स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक कहने का मतलब है कि कोई एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम सब रिएक्शन को चला देगा। कैसे दिखेगा ये? अभी आगे डायग्राम आएंगे। एंजाइम में बाइंड करने के लिए जो एक्टिव साइट होती है उसमें कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिट होगा। ऐसा संभव नहीं है कि एक ही एंजाइम में सब प्रकार के रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट फिट हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा सबस्ट्रेट फिट नहीं होगा तो कोई एंजाइम दूसरे रिएक्शन को चलाएगा भी नहीं। एक प्रकार के रिएक्शन को एंजाइम चलाता है, तो यही कहलाता है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्पेसिफिक होती है। फिर पॉइंट आता है एंजाइम्स कैन नॉट क्रिएट। ये बहुत बढ़िया अच्छे लेवल के पॉइंट होते हैं। कैन नॉट क्रिएट अ न्यू रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन जो एंजाइम के बिना संभव ना हो, क्या एंजाइम वो रिएक्शन पैदा कर सकते हैं? ना। कैन नॉट क्रिएट अ न्यू रिएक्शन। नया रिएक्शन पैदा करने की क्षमता नहीं है। ये केवल उन रिएक्शंस को फास्ट कर सकते हैं जो एंजाइम के बिना भी संभव है। दे कैटालाइज द रिएक्शंस विच आर अदरवाइज पॉसिबल। हाँ जी, अंग्रेजी पे ध्यान देना। अदरवाइज पॉसिबल मतलब जो बिना एंजाइम के भी पॉसिबल है, बिना एंजाइम के भी संभव है। ये उन रिएक्शंस को क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं एंजाइम्स। तो क्या रिएक्शन पैदा किया एंजाइम ने? नहीं, केवल फास्ट किया। कैसा रिएक्शन फास्ट किया? जो एंजाइम के बिना भी संभव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एंजाइम्स डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। फिर ये और गुड क्वालिटी की प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन बनते हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। गुड क्वालिटी की प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दे कैटालाइज। कैसे डिस्टर्ब नहीं करते? क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को कैटालाइज करते हैं, दोनों को फास्ट करते हैं। इसको केमिस्ट्री में कैसे कहते हैं इसको फिर दिखाऊंगा। केमिस्ट्री क्या कहती है इसके बारे में? कोई रिएक्टेंट है A प्लस बी, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं C प्लस डी। ये इनके फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो है। फॉरवर्ड रिएक्शन का एरो बड़ा है, केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है। बैकवर्ड रिएक्शन का एरो छोटा है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन स्लो है। एंजाइम का क्या रोल है? ये जो 100x लिखा है इसका कहने का है मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो रोल आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये रोल एंजाइम का रोल है। ये एंजाइम का रोल है। ये एंजाइम का रोल है। एंजाइम फॉरवर्ड रिएक्शन को भी अगर 100 से गुणा करेगा, 100 गुना फास्ट करेगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन को भी 100 गुना फास्ट करेगा। इसका मतलब ए बी और सी डी के बीच में जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होता है? जब आप एक ही तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन आप अगर पहले आगे इतना चल रहे थे, पीछे इतना चल रहे थे, इसको अगर 100 से गुणा किया तो इसको भी 100 से गुणा किया, तो बैलेंस तो वहीं रहा ना। इसी को कह रहे हैं कि ये एंजाइम्स रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो देख लो दोबारा पॉइंट क्या कह रहा है। पॉइंट एंजाइम्स डू नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, दैट इज दे कैटालाइज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को कैटालाइज करेंगे, इसलिए ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर एंजाइम की प्रॉपर्टी के बारे में ये टर्म आता है टर्न ओवर नंबर। कोई एंजाइम पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बनाता है ये कहलाता है टर्न ओवर नंबर। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एन एंजाइम पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकंड में, पर मिनट में, जो आपकी चॉइस हो, सेकंड मिनट में लिख सकते हैं, दोनों में से कोई यूनिट यूज होती है, ये कहलाता है उसका टर्न ओवर नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है
कि जितने एंजाइम्स को हम जानते हैं नेचर में, उसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर किसका है? हाईएस्ट टर्नओवर नंबर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, बहुत हाई टर्नओवर नंबर है, 360 लाख पर मिनट, 360 लाख पर मिनट। एक मिनट में 360 लाख प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाने की एबिलिटी रखता है। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर आप इसको 60 से डिवाइड भी कर देंगे, पर सेकंड भी निकालेंगे, तब भी 6 लाख मॉलिक्यूल आ रहे हैं। इसका मतलब पर सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल बनाने की एबिलिटी रखता है। अब आप अंदाजा लगाओ कितना फास्ट एंजाइम है। हमारी समझ से तो इसकी तो कैलकुलेशन का लेवल ही अलग है, इसकी घड़ी अलग ही चल रही है। तो ये याद रखने के पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर का एंजाइम से सबसे फास्ट काम करने वाला एंजाइम है। फैक्चुअल क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है। दो बातें पता होनी चाहिए, टर्नओवर नंबर का मतलब क्या है और हाईएस्ट टर्नओवर नंबर किस एंजाइम का है। फिर उसके बाद आगे प्रॉपर्टी आती है, 9th प्रॉपर्टी। इस पर एनसीईआरटी ने भी काफी डिटेल दिया है। ये जो हमारा पेज है, ये जो स्लाइड है, इस पर काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज पर बहुत ध्यान देना है। एंजाइम्स इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स किस प्रकार से रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ध्यान से देखना ग्राफ पर, एक एक चीज पर ध्यान देना है जो दिखाऊंगा। पहले येलो वाली लाइन, ये सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है। ये येलो वाली लाइन ऊपर जा रही है, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा है वो बताऊंगा। ये ट्रांजिशन स्टेट, टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट, लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, ट्रांजिशन स्टेट। और फिर एनर्जी लेवल कम आया और आते हुए क्या बन गया? प्रोडक्ट। आपका क्वेश्चन क्या आएगा? सर ये एस कौन है? सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट। पी क्या है? प्रोडक्ट। टी क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एक हाई एनर्जी की इंटरमीडिएट कंडीशन होती है। जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी हाई एनर्जी है। आप क्या सवाल मुझसे कर सकते हैं? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है, तो घूमने इधर क्यों गए? यूं ही आ जाते पतली गली से ना, वो संभव नहीं है, उधर जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? यहां से आएगा सॉल्यूशन। सम ओल्ड बॉन्ड्स ब्रोकन, कुछ पुराने बॉन्ड तोड़े जाएंगे। इधर लिखा है मैंने ग्राफ पर, सम ओल्ड बॉन्ड्स ब्रोकन, कुछ पुराने बॉन्ड तोड़े जाएंगे। जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे तो स्टेबिलिटी में कमी आएगी। कुछ पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने पर स्टेबिलिटी में कमी आने पर जो कंडीशन बनेगी उसी का नाम है ट्रांजिशन स्टेट, उसी का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी में कमी आने पर आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसी थोड़ी बन जाएगा, कुछ तो पुराने बॉन्ड तोड़ के बदलाव लाना पड़ेगा ना। तो ये ग्राफ ऊपर जाने का अर्थ यह है, साइंस कहती है किसी कंपाउंड का की स्टेबिलिटी जितनी कम उसका एनर्जी लेवल उतना ज्यादा। तो हम लो स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम है इसलिए उसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। फिर नीचे कैसे आए? न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड, नए बॉन्ड बनेंगे तो ये लेवल नीचे आ गया, और नए बॉन्ड बनते बनते क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। अब ये कहानी दोबारा से मुझे पूरा बैठा ना आपके दिमाग में, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, इसमें कुछ पुराने बॉन्ड टूटे, बीच में एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनी जिसकी स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी लेवल ज्यादा है, क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। फिर नए बॉन्ड बने, प्रोडक्ट बन गया। अब मैटर आया ये समझने का कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। क्लियर दिखेगा एकदम, हमने कहा ना एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है एंजाइम, क्लियर दिखेगा। ये एरो देखना, ये वाला, ये बड़ा एरो व्हाइट वाला। सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस है वही एक्टिवेशन एनर्जी है। सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस ही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब इतनी ऊंचाई को पार करके आना पड़ता है, इतनी हाई एनर्जी को, तो सबस्ट्रेट के लिए प्रोडक्ट बनाना मुश्किल काम होता है। अगर एंजाइम आ जाए सहायता करने के लिए तो परिस्थिति देखो, ये जो येलो वाली लाइन है ये नो एंजाइम, बिना एंजाइम के चल रहा है।
लेकिन अगर एंजाइम आ जाए सहायता करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अब आप देखो इतनी ऊंचाई तक जाना ही नहीं पड़ा, बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को पार करते हुए क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब जब एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो उतनी हाई एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंजाइम की उपस्थिति में यदि पुराने बॉन्ड तोड़े जाएंगे और नए बॉन्ड बनाए जाएंगे तो इतनी हाई एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट बनती ही नहीं है, इसलिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या लिखा है देखो यहां पर, एंजाइम्स प्रोवाइड न्यू पाथ, नया रास्ता देते हैं रिएक्शन को, फॉर रिएक्शन विद लो एक्टिवेशन एनर्जी, लो एक्टिवेशन एनर्जी ये आपके सामने, एंड दस मोर सबस्ट्रेट, एस मतलब कौन, सबस्ट्रेट, मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर इजिली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर इजिली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मैंने कहा ये पूरा पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बताई हैं इसकी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का डिफरेंस, ट्रांजिशन स्टेट पर जाना क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ बॉन्ड टूटेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट बीच में आएगी। ये ऊपर ही क्यों होती है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम, एनर्जी लेवल ज्यादा, फिर प्रोडक्ट बना, फिर एनर्जी लेवल नीचे आ गया। फिर इसके बाद मुद्दा आया कि एंजाइम होगा तो क्या हो जाएगा, एंजाइम होगा तो इतनी ऊंची एनर्जी के स्टेट तक जाना ही नहीं पड़ेगा, इसी का मतलब हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। फिर बेटर, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो फायदा क्या हुआ, इतने ऊंचाई तक की हाई एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिनके पास कम एनर्जी भी है शुरुआत में, वो भी आसानी से इतने छोटे बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये मैटर लिखा है। मतलब इसको पता है मैं कई बार कैसे कहता हूं, इसको मैं कई बार इस प्रकार से कहता हूं कि इसका जो मीनिंग बनता है वो मीनिंग बनता है क्या, अगर मैं इसको डेली लाइफ पर लूं तो मैं इसको डेली लाइफ में इस प्रकार से कहता हूं, जैसे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं कि अगर ये कोई दीवार है, ये 5 फीट की दीवार है, मैं आपसे कहूं कि आ जाओ बेटा एथलीट, दौड़ के आओ और यहां से ये दीवार कूदो, आपने छलांग लगानी शुरू की, ये दौड़ रहे हैं आप, और यहां से छलांग लगाई और यहां दीवार में टकराए, दीवार की ऊंचाई ज्यादा, नीचे गिर के पार ही नहीं कर पा रहे, बैरियर की ऊंचाई ज्यादा है। दूसरे को बुलाया, दूसरे का नंबर आया, ये आ गया दूसरा एथलीट, कहां गया एथलीट, दूसरा एथलीट दीवार के ऊपर ही चढ़ के बैठ गया, पूछ रहा है सर किधर को उतरना है, क्योंकि दीवार की ऊंचाई ज्यादा है तो एथलीट पार ही नहीं कर पा रहे उसको। हमने क्या किया भाई, एथलीट आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करो दीवार की जो ऊंचाई है उसको कर दो कम, दीवार की ऊंचाई घटाकर कर दी 1 फीट। अब कहा आ जाओ बेटा दीवार कूदो, तब आपने आराम से इधर से कुड़ उधर कूद गए। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब जो रिक्वायर्ड एनर्जी बैरियर है अगर उसको नीचे कर दिया जाएगा तो ज्यादा लोग आसानी से दूसरी तरफ चले जाएंगे। जिस प्रकार से दीवार की ऊंचाई घटाने से ज्यादा लोग आसानी से दीवार को कूद सकते हैं, उसी प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी घटाने से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सीमित समय में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस कारण से एक्टिवेशन एनर्जी घटाने से प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। सारी बातें बताई स्लाइड की, एक बार ध्यान से देखेंगे स्लाइड को, फिर आगे चलूंगा। अब यहां पर एनसीईआरटी 2 और अतिरिक्त बातें बताता है, थ्योरी में लिख दी उसने, डायग्राम अलग से नहीं बनाए। पिछला वाला डायग्राम तो एनसीईआरटी ने भी लिया था, पर मैंने उसका बहुत बढ़िया एलैबोरेशन लिया है। यहां एनसीईआरटी अपनी थ्योरी में क्या कहता है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी की तुलना करता है। अब देखो मैंने यहां सारे पैरामीटर तो लिखे नहीं, वहां तो सारी कहानी लिखी थी
कहाँ एनर्जी है, कहाँ रिएक्शन की प्रोग्रेस है। यहां तो मैंने केवल ये बात कर रहा हूं इनके कंपैरिजन की। यदि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की एनर्जी की तुलना की जाए, रिएक्शन ऐसे चला और प्रोडक्ट नीचे एनर्जी पर आकर बना, इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से भी कम है, तो इसका मतलब बाकी एनर्जी कहां गई, बाकी एनर्जी रिलीज हुई होगी। ऐसा रिएक्शन कहलाता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन, या और टर्म नीचे लिखे, एक्सर्गोनिक मतलब एनर्जी रिलीजिंग। और एनर्जी ज्यादातर किस रूप में रिलीज होती है, हीट, या फिर क्या कहला सकता है, एक्सोथर्मिक। इस प्रकार का ग्राफ जिसमें प्रोडक्ट नीचे है, कंपैरिजन देख लो, उल्टी कंडीशन, सबस्ट्रेट नीचे है, ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए आए और प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट से तो नीचे होगा लेकिन सबस्ट्रेट से ऊपर है, सबस्ट्रेट से ऊपर है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा है, और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट से भी ज्यादा है, तो भाई कहीं से तो एनर्जी सप्लाई करी होगी ना, क्योंकि साइंस तो कहती है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, इसका मतलब कहीं से सप्लाई की गई होगी। तो इसका मतलब ये एंडरगोनिक रिएक्शन है। एंडरगोनिक मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शन है, ये एनर्जी का उपयोग कर रहा है। और एक कॉमन फॉर्म जिसमें एनर्जी दी जा सकती है, इसलिए एनसीईआरटी जो वर्ड यूज करता है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इन ग्राफ का अंतर पहचानना है, इसमें प्रोडक्ट नीचे है और उसमें प्रोडक्ट ऊपर है सबस्ट्रेट की तुलना में। ये दोनों टर्म्स पूरी बता दी यहां पर, उस ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी आ गई आपके पास। फिर इसके बाद अगला जो हेडिंग आता है चैप्टर में वो आता है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ये एकदम आसान पॉइंट है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वो अपनी पुरानी कहानी, कुछ पुराने बॉन्ड तोड़े जाएंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, इससे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। मतलब वही स्टोरी आगे बढ़ेगी, इसलिए कह रहा हूं कि ये आसान है। वन और मोर सबस्ट्रेट्स बाइंड एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट वो स्थान जहां रिएक्टेंट जुड़ेगा, उस पर एक या एक से ज्यादा सबस्ट्रेट, क्योंकि रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट हो ऐसा जरूरी थोड़ी होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है वन और मोर सबस्ट्रेट बाइंड एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। इसका परिणाम क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एनसीईआरटी इसको कहता है कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है। क्यों कहता है, मैंने कहा ना अपनी पुरानी कहानी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो भाई शॉर्ट लिव्ड तो होगा ही ना। उसको वहां बैठा के थोड़ी रखना कि सबस्ट्रेट तुम आ गए हो, आ जाओ आराम करो ना। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो ई मतलब एंजाइम, एस मतलब सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, क्या बन गया, ES कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें हमने कहा पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, EP कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फाइनली एंजाइम खाली हो गया और प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया। इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है, ये देखो। हाँ, इसको देख लो आप एक बार, फिर जाऊंगा अगली स्लाइड पर। क्या क्या हो रहा है यहां पर, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट रिलीज हो गया। इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो किया है, जो आपको मोटा मोटा क्लियर दिखे। एंजाइम में ये जहां सबस्ट्रेट जुड़ेगा वह स्थान क्या कहलाता है, एक्टिव साइट, पोजीशन वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स। एंजाइम का वो स्थान जहां सबस्ट्रेट जुड़ेगा वो एक्टिव साइट कहलाती है, प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, एक्टिव साइट। ये सबस्ट्रेट ऐसे आपको समझाने के लिए बनाया, सबस्ट्रेट जुड़ गए, ES कॉम्प्लेक्स। इसी को एनसीईआरटी कह रहा था कि ये शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड इसलिए है क्योंकि जल्दी ही इस सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड तोड़े जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे और उससे क्या तैयार हो जाएगा, प्रोडक्ट। ये बन गया जी प्रोडक्ट, EP कॉम्प्लेक्स। और फाइनली ये एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। अब ये एंजाइम दोबारा से इसी प्रकार के नए रिएक्शन में हिस्सा लेने के लिए खाली है। ये जो एंजाइम है अगेन अवेलेबल टू कैटलाइज रिएक्शन।
इसी प्रकार के रिएक्शन को दोबारा से कैटालाइज करने के लिए ये एंजाइम अब उपलब्ध है, प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो बार बार यही एक्टिविटी चलती रहती है, यही एक्टिविटी बार बार चलती है। सबस्ट्रेट binds enzyme and substrate bind to form enzyme substrate complex, short lived ES complex is formed। बार बार बोलता हूं, old bonds broken, new bonds formed, मतलब product formed and finally product is released, enzyme is free to take part in reaction again। ये एक्टिविटी यहां पर चल रही है, ये एक्टिविटी चलेगी, डायग्रामेटिकली समझा दिया। अब ये जो स्टोरी सुनाई है वो तो एनसीईआरटी का लेवल था। एनसीईआरटी के लेवल से एक स्टेप आगे निकलूंगा। दो हाइपोथेसिस हैं इस स्टोरी को समझाने के। एक हाइपोथेसिस कहलाता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। हाँ जी, ताला चाबी हाइपोथेसिस जो है, ये हाइपोथेसिस क्या कहता है, जैसे एक ताले में कोई एक पर्टिकुलर चाबी ही रखती है, उसी प्रकार से एक एंजाइम में कोई एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिट होता है। किसके कारण फिट होता है? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की एक डिफाइंड शेप होती है, और इस डिफाइंड शेप में कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिट होता है। जैसे ताले के अंदर फिटिंग है जो वो पर्टिकुलरली किसी एक ही चाबी की है, तो उस प्रकार से यहां पर ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस काम कर रहा है। ये मानता है कि जैसे ताले के अंदर का स्ट्रक्चर रिजिड है, वैसे ही एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर रिजिड है और इस सबस्ट्रेट के अलावा इसमें कोई और फिट नहीं हो सकता। ये कहता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। काफी समय तक इसको करेक्ट ही माना गया जी, क्योंकि एंजाइम का एक्शन स्पेसिफिक है। लेकिन जब और बेटर स्टडीज हुई तो उनमें क्या देखा गया, वो अगले हाइपोथेसिस में। अगला हाइपोथेसिस है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप जो है वो एग्जैक्टली सबस्ट्रेट के जैसी शुरू से नहीं होती। आप देख रहे हैं पिछले डायग्राम से कंपैरिजन करना, इसमें तो एग्जैक्ट वही शेप है यहां पर, लेकिन अब यहां पर ये एग्जैक्ट शेप नहीं है, एग्जैक्ट शेप नहीं है। अब क्या होगा, जब सबस्ट्रेट इसको बाइंड करने के लिए अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे एक्टिव साइट में बदलाव आएंगे। अंतर पहचाना, ये शेप और ये शेप में अंतर है, एंजाइम की एक्टिव साइट में यहां और यहां अंतर है इन लाइन में। धीरे धीरे ये एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट को अपने अंदर एकोमोडेट करने, फिट करने के लिए इंड्यूस होगी। किसके द्वारा इंड्यूस होगी? सबस्ट्रेट के द्वारा। सो जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को के अंदर फिट होने के लिए अप्रोच करता है तो इससे एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में माइनर चेंजेस आते हैं। क्या कहता है इधर लिखा थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एक्टिव साइट्स आर नॉट रिजिड। एकदम फुल्ली रिजिड नहीं है, सम माइनर चेंजेस। ध्यान रहे माइनर वर्ड लिखा है, ऐसे नहीं है कोई किसी में फिट हो जाएगा और स्पेसिफिसिटी की दुनिया समाप्त हो जाएगी, नहीं, माइनर चेंज लिखा है। हर वर्ड पे ध्यान देना है, बहुत संभल के और एक एक वर्ड एक्यूरेट लिखता हूं बिल्कुल। माइनर चेंजेस होंगे अकर इन शेप ऑफ एक्टिव साइट फॉर बेटर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बेटर बाइंडिंग के लिए कुछ माइनर चेंजेस होंगे। इनमें से बेटर हाइपोथेसिस कौन है? यही मानी जाती है। यह हाइपोथेसिस मोर एक्सेप्टेबल मानी जाती है। उसका कारण है, एंजाइम में ही आगे पढ़ोगे, सबस्ट्रेट तो बाइंड करता ही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट से काफी मैच करते हैं, एग्जैक्टली सबस्ट्रेट तो नहीं है पर काफी मैच करते हैं, वो भी कभी कभी एंजाइम को धोखा देकर एक्टिव साइट में बाइंड कर जाते हैं। तो जैसे ही साइंटिस्ट को यह बात पता चली कि सबस्ट्रेट के अलावा भी कभी कभी कोई बाइंड कर सकता है, तो रिजिडिटी वाली बात खारिज हो गई, वो समाप्त हो गई। इस कारण से ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी किसकी आई कि भाई एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में माइनर चेंजेस पॉसिबल है, कुछ चेंजेस संभव है, कुछ बदलाव संभव है। ये पॉइंट आया निकल के, इसलिए इस हाइपोथेसिस की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज्यादा है। तो दो हाइपोथेसिस में से मोर एक्सेप्टेबल कौन? इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस।
ये पॉइंट आ गया हमारा इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस का। ये सारी की सारी कहानी इन दोनों हाइपोथेसिस के बारे में।